बैठेंगे सीधे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीदेवी इसको थोड़ा सा और सही करेंगे, पतंजलि प्रांजलि रानतोऽस्मि, ठीक है। थोड़ा सा इसका लास्ट वाला जो प्रोनाउंसिएशन था उसको और करेक्ट करेंगे। पतञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलिम प्रांजलिरानतोऽस्मि। ऐसा हेमंत में एक बार ना आपको जरा रिकॉर्डिंग करके, रानतोऽस्मि, ठीक है, एक बार हेमंत में कुछ जो ये प्रेयर्स है ना और शांति पाठ, इनको रिकॉर्ड करके आप भेज देना। भेजा हुआ पहले काफी, फिर भेज देंगे आज। हाँ, एक बार या भेजा हो तो उसी को दोबारा रिपीट कर देंगे, ताकि सब लोगों को एक हर दिन बोलना है। एग्ज़ाम से पहले यही प्लेटफॉर्म पे ही अपनी तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार जिनको बिना मतलब यहाँ पे सामने स्क्रीन पर शेयर हो रहे प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत, हमने कहा था कि ये कल आपको क्या क्या बताना है। एक डेफिनेशन बतानी है, 10 मूलभूत सिद्धांत हैं ये बताने हैं, फिर ये जो पद्धति है किस पर काम करती है वो बताना है, और एक पंचरक्षक तंत्र थे यहाँ पर वो बताने। जिनको ये सभी चीज़ें लर्न हो, रेज योर हैंड। जिनको भी ये लर्न हो वो हैंड रेज कर दें, जो बता सकते हैं बोलकर। चलिए बोलिए बात। सॉरी मैम, ये मेरा हाथ प्रेयर के लिए उठा हुआ था, लेकिन मुझे प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत याद पता है। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या? प्राकृतिक चिकित्सा ये हमें बताती है कि हम प्रकृति का एक हिस्सा है, तो प्रकृति अपने रोगों का निदान खुद ही करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग कुछ भी नहीं होता, केवल विजातीय पदार्थों का हमारे शरीर में अगर इंटेंस हो जाता है, आ जाते हैं, तो वो हमारा शरीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होता है, जिन्हें एलोपैथिक में हम लोग बीमारी समझते हैं। और तो फिर इन्हीं बातों को ब्रेक करके आपने जो 10 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति अपनी चिकित्सा खुद करती है। बीमारी, रोग और उनका उपचार तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। विजातीय पदार्थों का हमारे शरीर में आ जाना बीमारी है, और उनका निष्कासन उसका उपचार है। और उसके दौरान हमारा शरीर जो भी प्रतिक्रिया देता है उसे हम बीमारी समझ बैठते हैं, वो रोगाणुओं से लड़ने की कोशिश करता है। और जब भी रोग आएंगे, उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे, तो दबे हुए जो है वो भी क्लियर होंगे, तो फिर लोग उनको समझ बैठते हैं कि वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन असल में जो अंदर दबा हुआ है वो निकलता है। और जो जीर्ण रोग हैं, बहुत पुराने हैं, उनके निदान में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और उत्तेजना से ये दबाने से दबता है। जैसे एलोपैथिक में हम लोग कहते हैं कि बुखार आ गया, उसको कम करने के लिए दवा दो, तो वो दबाना बीमारी का कारण है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। श्रुति मैम स्टार्ट कीजिए। एक बार पूरा कल हमने शायद 3 नंबर तक पढ़ा था, आज हम लोग पूरा एक रिवीजन लेंगे, क्योंकि पूरा एक ही स्लाइड में आ जाएगा, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1, सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक ही है और उनका उपचार भी एक ही है। शरीर में विजातीय पदार्थों का संग्रह हो जाना ही रोग का कारण बनता है। इस विजातीय पदार्थों का निष्कासन हो जाना ही चिकित्सा है।
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का मौलिक सिद्धांत सभी रोग एक विजातीय पदार्थ है। रोग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार एक ही विजातीय द्रव्य के अलग अलग स्थान पर एकत्र होने के कारण रोग के अनेकों नाम हैं। अर्थात रोगों का कारण भी एक है और उसका उपचार भी एक ही है, विजातीय द्रव्यों का निष्कासन। जब भी विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में जहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे। और जैसे ही वो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे, हमारा पूरा शरीर ठीक होगा। एलोपैथी की दवा खाते हैं तो जिस जगह, जिस अंग की दवा ले रहे हैं ऑर्गन को ठीक करने, केवल वही ठीक होगा। लेकिन जब विजातीय द्रव्य हमारे शरीर से निकलेंगे, निष्कासित होंगे, तो क्या होगा, हमारे पूरे शरीर की चिकित्सा होगी। और शरीर में क्या है, केवल हमारी बॉडी नहीं है, हमारा मन भी है, आत्मा भी है, पूरी एक साथ सभी की चिकित्सा हो जाएगी। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग एक उपचारात्मक प्रयास है, ये हमारे शत्रु नहीं होते। तीव्र रोग जल्दी आते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं। जीर्ण रोग तीव्र रोगों को दबाने से और गलत उपचार से पैदा होते हैं। तीव्र रोग बड़ी बीमारी आने व शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्रित होने का संकेत देते हैं। यह हमें पूर्व सूचना प्रदान करते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र होते हैं। तीव्र रोग के कारण शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन भी हो जाता है, जैसे उल्टी, दस्त होने से पेट और आंतों की सफाई हो जाती है। जुखाम व बुखार में यही विजातीय द्रव्य पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और जीवनी शक्ति का पुनः विकास होने लगता है। तीव्र रोग हमारे विष को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, किंतु हम घबराकर औषधियों के माध्यम से उनके कार्य में रुकावट डाल देते हैं, जिससे तीव्र रोग कुछ, ये लाइन दिखाई नहीं दे रही। तीव्र रोग कुछ समय बाद जीर्ण रोग का रूप ले लेते हैं। मतलब तीव्र रोग क्या है, जो सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, एसिड बनना, गैस बनना, ये सब क्या है, जहाँ कहीं हमारे विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए, भोजन पच नहीं पा रहा है या भोजन शरीर से पच ना पाने के कारण बड़ी आंत में सड़ रहा है, मल के रूप में निष्कासित नहीं हो रहा, ऐसी कोई भी चीज़ हो, वात, पित्त, कफ, तीनों में से किसी का अधिक बढ़ जाना, किसी का कम हो जाना, ये सब क्या है, ये जब भी कुछ होता है तो हमारे शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, उल्टी या शरीर में जो ईचिंग होने हो, ये सब कुछ ना कुछ इनमें से सिम्टम दिखाई देते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं कि इन सिम्टम को देखकर तुरंत दवा ले लेते हैं, और जैसे ही दवा ले लेते हैं तो बार बार दवा लेंगे और रोगों को दबा देंगे, तो ये तीव्र रोग क्या होंगे, जीर्ण रोग में, क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, कल भी हमने बात की थी इस पर कि तीव्र रोग जब भी हमारे शरीर में दिखाई दे, दो चीज़ें बंद करना है केवल 3 डेज के लिए। एक अन्न वाला भोजन और जितना हमारे दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, इनको 3 दिन आप केवल बंद कर दीजिए, तो ये तीव्र रोग पूरी तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे और पूरे शरीर की जैसे ही सफाई हो जाएगी, फिर से इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम हेल्दी फील करेंगे। तो ये क्या है, इसलिए तीव्र रोग क्या है, शत्रु नहीं मित्र है। शत्रु नहीं मित्र क्यों है, क्योंकि वो हमारे अंदर से निकलने के लिए बाहर आ रहे हैं, ताकि हमारे शरीर को स्वच्छ किया जाए और फिर से जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप कर दी जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नंबर 3, रोग का कारण कीटाणु नहीं। रोग का मुख्य कारण कीटाणु नहीं होते। जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति कमजोर होने के कारण एवं विजातीय पदार्थों के संग्रह के पश्चात ही आक्रमण कर पाते हैं। जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है, अतः मूल कारण विजातीय पदार्थ है, जीवाणु नहीं। विजातीय पदार्थ क्या हो गए, जब हमने कोई गलत चीज़ खाई है, वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल रही, तो धीरे धीरे वो जो सड़न पैदा होगी, शरीर में गंदगी विकसित होगी, उसमें जीवाणु पनप जाएंगे। इसी को कल हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो एंटीजन यहाँ पर क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी WBC है और एंटी जो हमारे शरीर में रोग आते हैं, जो हमारे विजातीय पदार्थ हैं, जीवाणु हैं या रोग हैं, वो सब क्या है, सब एंटीजन है।
और जितनी हमारी इम्यूनिटी है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, रोग का मुख्य कारण कीटाणु नहीं होते, जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति कमजोर होने के कारण विजातीय पदार्थों के संग्रह के पश्चात ही आक्रमण कर पाते हैं। तो यदि जीवनी शक्ति स्ट्रांग होगी तो क्या है, इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो जीवनी शक्ति क्या है, हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, WBC है। तो जब तक हमारे शरीर में जीवनी शक्ति स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, एंटीबॉडीज़ बन रहे होंगे, तब तक हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। और जैसे ही एंटीबॉडीज़ नहीं काम करेंगे, जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, तो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे होकर के नए नए रोगों को जन्म देंगे। तो रोग क्या है, एंटीजन है, और रोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से मिल रही है, एंटीबॉडीज से मिल रही है। ये एंटीबॉडीज़ क्या है, WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सा है। शरीर में स्वयं रोगों से बचने में अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। प्रकृति जीव का संचालन करती है, जो प्रत्येक जीवन के पार्थ में रहकर उसके जन्म, मरण, स्वास्थ्य एवं रोग आदि का ध्यान रखती है। उस महान शक्ति को जीवनी शक्ति, प्राण आदि कहते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, माँ की भांति ही हमारा ख्याल रखती है। गलत वस्तु खाने पर उल्टी लाकर गलत वस्तु को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। घाव हो जाने पर उसे भरती है, हड्डी टूट जाने पर उसे जोड़ती है। इसलिए प्रकृति से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है। कभी एक चीज़ देखा है कि जानवरों के कहीं पर भी घाव हो जाए, कट जाए, ब्लड आ जाए, कितना भी वो क्या करते हैं, केवल अपनी जीभ से चाटते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने जब यहाँ पर है थोड़ी दूर पे प्राकृतिक चिकित्सालय, वहाँ पर देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो केवल क्या यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे गुरुजी हैं, सलाइवा यूज़ कराते हैं। इवन आँखों की कितनी भी समस्याएं हो, पूरा आयुर्वेद में प्रकृति में है, जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है कि कोई व्यक्ति डेली सुबह उठकर अपना सलाइवा आँखों पर लगा ले तो पूरे जीवन आँखों की कोई समस्या नहीं हो सकती। ठीक, और वही सलाइवा किसी भी घाव पर लगा लें, कहीं पर भी जलने, कटने, फटने, जो चीज़ें ठीक ना हो रही हो स्किन में, वहाँ यदि उसको लगाते हैं तो धीरे धीरे घाव भर जाते हैं। इवन जो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके काटने पे लगता है काफ़ी दिन तक जो डार्कनेस आ जाती है या जो स्वेलिंग आ जाती है, उस सबको भी जो सलाइवा है, स्वेलिंग में तो थोड़ा हम नहीं कहेंगे इतना काम करता है, लेकिन यदि घाव हो गया तो उसको भरने में सलाइवा बहुत फास्ट काम करता है। फिर दूसरा, जब हम लोग देख रहे हैं हड्डी टूट जाने पर, तो कभी हम लोग ने ध्यान दिया जो प्लास्टर वगैरह चढ़ाया जाता है या लगाया जाता है, वो हड्डी जोड़ता नहीं है, केवल उसको सामने रखने में, जो पैर हमारा झुका ऊपर नीचे ना हो जाए, हाथ ऊपर नीचे ना हो जाए, केवल उसको एक संतुलन देने के लिए वो व्यवस्था की जाती है। बाकी हड्डी अपने आप से जुड़ती है, वो हमारे प्लास्टर से नहीं जुड़ती है, वो बस सीधा हमारा पोस्चर ठीक रख दिया गया। तो ये क्या है, ये हड्डी स्वयं से जुड़ रही है। जो हमारा शरीर क्या लिखा ऊपर कि गलत वस्तु खाने पर उल्टी लाकर गलत वस्तु को हमारे शरीर से बाहर निकालती, मतलब प्रकृति खुद ही अपनी व्यवस्था कर रही है कि हमारे शरीर में क्या हमें रखने योग्य है और क्या हमें शरीर से बाहर निकालने योग्य है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। करना क्या है, जैसे ही हमारा शरीर अस्वस्थ हो, सबसे पहले जानवर क्या करते हैं, अगर उनको लग रहा है स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं जानवर, भोजन छोड़ देते हैं। भोजन छोड़ देते हैं। और हम सब लोग क्या करते हैं, जैसे अस्वस्थ होते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि फालतू ताकत रहेगी, फिर उसकी जगह हम लोग नए नए भोजन लाते हैं। ठीक है, मतलब अस्वस्थ होने में जोड़ते नहीं है, उसकी जगह हम लोग सोचते हैं कि अब ये भोजन नहीं तो इसकी जगह दूसरा कौन सा भोजन हो। तो कुछ चीज़ें तो हम लोग अपने आसपास के जो जीव जंतु है, लगता है वो हम सबसे होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए। तो प्राकृतिक चिकित्सा हमें क्या सिखाती है, जब भी शरीर में किसी तरह का रोग उत्पन्न हो, तो जो हमारी पंच तत्वों में से पहली कौन सी चिकित्सा की जाएगी, कल हम लोग ने बात की थी मिट्टी की ना, उससे भी पहले कौन सी चिकित्सा होगी, फास्टिंग होगी। सबसे पहले कौन सी चिकित्सा होगी, फास्टिंग होगी।
जब भी शरीर में किसी तरह का रोग उत्पन्न हो तो कुछ टाइम के लिए या एक दिन के लिए या एक दिन में, जैसे मान लो अभी हमें कोई दिक्कत हो रही है शाम के समय, तो आज शाम का भोजन हम स्किप करेंगे, या सुबह के टाइम हो रही तो सुबह का भोजन स्किप करेंगे। तो जैसे ही शरीर में कुछ बाहर से नहीं जाएगा सॉलिड कोई भोजन, तो क्या होगा, शरीर को कुछ काम करने की क्षमता शरीर को में बढ़ेगी, जिसमें वो खुद डिसाइड कर पाएगा हमारा शरीर कि कहाँ हमें काम करना है, किसको शरीर से बाहर निकालना है, किसको शरीर में रखना है। तो ये कब होगा, जब हम फास्टिंग करते। तो कोई भी हमारे शरीर में किसी भी तरह की समस्या हो, जो पाचन संबंधी या शरीर में जो और भी हम लोगों ने ऐसी कोई एक्सीडेंटल केसेस को छोड़कर, वहाँ सब जगह क्या करना है, सबसे पहले फास्टिंग करनी है। जैसे ही फास्टिंग करेंगे 5 घंटे की, 6 घंटे की या 1 दिन की, 3 दिन मेन होता है। और 3 दिन की अगर यदि फास्टिंग करें तो लिक्विड वाली सारी चीज़ें ले सकते हैं जो हमें एनर्जी भी दे और हमारे शरीर को हल्का भी रखे। बस देखेंगे 3 दिन में आप नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये यदि हम देख रहे हैं 4th नंबर पॉइंट कि प्रकृति स्वयं में चिकित्सक है, तो यही सबसे सरल तरीका है, ठीक है। और फास्टिंग सभी लोगों को करनी चाहिए। जो शाम का समय है, जितनी जल्दी हो सके 7 से 8 के करीब भोजन कर लें, और सुबह इतने टाइम तक कि 7 बजे शाम का भोजन किया है तो सुबह 7 बजे तक ही भोजन ना करें। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पूरा शरीर को अपने काम करने का समय मिल जाएगा। और दूसरा, जब आपको रात के समय कुछ लेना हो, सुबह लेना, तो लिक्विड में आप कुछ भी ले लीजिए। लिक्विड में कुछ भी लेने का मतलब, कोई पानी सुबह लेना है जल्दी, नारियल पानी लेना, नींबू पानी, जूस, वो आप कुछ भी लीजिए, वहाँ कोई दिक्कत। बस सॉलिड डाइट लेनी है 12 घंटे के बाद। पढ़ेंगे आगे। चिकित्सा रोग की नहीं, संपूर्ण शरीर की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में केवल रोग निवारण पर बल दिया जाता है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा केवल रोग का ही नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करती है, जिससे रोग स्वतः मिट जाता है, क्योंकि रोग का मूल कारण तो शरीर में एकत्र विष है जो अनेक रोगों को जन्म देता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा केवल रोग का नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करती है, ठीक है। इसको अभी हमने पहले बोला था, जिसे हम लोग बोलते हैं शरीर, मन, आत्मा सभी की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार सभी रोग एक हैं और उनके कारण भी एक ही हैं। ऐसी अवस्था में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है। वर्तमान समय में रोग के निदान के लिए बड़ी बड़ी मशीनें व उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनके माध्यम से शरीर में रोग का पता लगाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी उपकरण की सहायता के बिना आकृति निदान की व्यवस्था है। रोगी की आकृति को देखकर सिर्फ पर पता लगाना है कि शरीर के किस भाग पर विजातीय द्रव्य की अधिकता है। चेहरे को देखकर, गर्दन को देखकर और पेट को देखकर ही रोगों का निदान किया जाता है, जो एक बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है। रोगी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और आर्थिक दबाव बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी कोई डायग्नोस किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो उसमें किसी भी जो, जैसे हम लोग मेडिकल उसमें जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे चेकअप होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे चेकअप की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को देखकर कहाँ समस्या है ये पता लगाकर वहीं पर उनकी चिकित्सा की जाती है। तो क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग जाता है। जीर्ण रोगी का अर्थ है जिनमें रोग लंबे समय से बैठा है, उसे समाप्त करने में समय लगता है। जीर्ण रोग ना तो बहुत जल्दी आते हैं और ना ही पलक झपकते ठीक हो जाते हैं। जीर्ण रोग धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा लेते हैं। वह जीर्ण रोगों को जड़ से उखाड़ना होता है। इसी कारण जीर्ण रोगों के ठीक होने में समय लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के स्वास्थ्य लाभ में समय लगने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि व्यक्ति हर जगह से थक हार कर इसकी ओर मुड़ता है और फिर अपने साथ जगह जगह से एकत्र किया हुआ औषधीय विष लेकर आता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य को और भी बढ़ा देता है।
नीचे की लाइन में दिखाई गई, जिससे रोगी के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। तो जीर्ण रोगी का मतलब हुआ कि जो लंबे समय से जिन लोगों को समस्या है वो क्या हो गए, वो जीर्ण रोगी में आ गए, क्रॉनिक डिजीज जिनको हो गई है। अब होता क्या है कि जब प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में लोग कब आते हैं ट्रीटमेंट कराने, जब सब जगह से ट्रीटमेंट कराकर थक जाते हैं। आज हम लोग कॉलेज में थे तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ क्या हुआ कि एक फीमेल आई, केवल उसको समस्या क्या थी कि उसकी बड़ी आंत में बहुत दिनों से गंदगी चिपक रही थी, पेट साफ नहीं हो रहा था। केवल विद इन 1 मंथ के अंदर सिंपल डॉक्टर्स को 2-3 जगह जहाँ भी दिखाया वो 1 लाख रुपए लगे। मतलब 1 लाख रुपए ऐसा लगता है जैसे कोई 1000 की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ आते ही और यहाँ कॉलेज में आई, फिर आज उन्होंने योग कराया, कुछ चीज़ें और भी करवाई गई। केवल सिंपल एक टेक्निक है कि जिनको पेट की समस्या हो जाए, ये जो मिड फिंगर है, आप इसको पूरी तरीके से आप आगे और पीछे 2 मिनट लेफ्ट में और 2 मिनट राइट को दबाइए। ना आपको लूज मोशन आएंगे, ना वोमिटिंग सेंसेशन आएंगे, ना एसिडिटी बनेगी और ना बड़ी आंत की समस्या। ये केवल ये मिड फिंगर का इतने पॉइंट्स में काम करता है। और ये ऐसी छोटी सी टेक्निक से उनको केवल 2 दिन में आराम है। जो 1 महीने से बिल्कुल ऐसी अवस्था, उनको गोद में लाया गया, व्हील चेयर पे बिठाया गया, आज उन्होंने थोड़ा सा नारियल पानी पिया, खाना पानी सब बंद हो गया था। तो ये क्या है, ऐसी छोटी छोटी प्राकृतिक चिकित्सा में ये सब ऐसी टेक्निक्स हैं। एक्यूप्रेशर इतना बढ़िया है कि आपको कि कभी भी लगे कि एसिडिटी बन रही है, आप डेली अगर ऐसा थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम ऐसे नेचुरल समाप्त हो जाएगी, चाहे आप लेट कर करिए या बैठ कर करिए। तो ये क्या है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत यूज़फुल है। अगर आप और डॉक्टर्स के पास ना जाएं, डायरेक्ट आप आ जाएं या खुद से समझ लें, तो क्या है कि बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि इस समय डॉक्टर्स का कुछ समझ नहीं आता, वो ये चेकअप होते चले जा रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा है कि इनका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, जीर्ण रोग के आरोग्य में समय लगता है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सालय तभी जाएं जब स्टार्टिंग में समस्या आ रही हो, तब ना जाएं जब आप पूरा ट्रीटमेंट करा के अपने शरीर को खराब कर लें। नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा दबे रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं। वर्तमान औषधीय चिकित्सा में जहां उभरे रोग दब जाते हैं, उसके विपरीत प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं, जिसके कारण कई रोगी अविश्वास करने लगते हैं कि उनकी बीमारियां बढ़ गई हैं, जबकि बीमारियां बढ़ती नहीं हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में आ जाती हैं, जिससे उनका उपचार किया जा सकता है। रोग का तीव्र अवस्था में अलग अलग स्थानों में विष का बाहर निकलना, जो उपद्रव कहलाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में इसे सकारात्मक रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है हमारी जीवन शक्ति अपना कार्य कर रही है। इसमें क्या, रोग उभरने का मतलब कि जब हमारा कोई एक रोग ठीक होगा, पेट से संबंधित समस्या सही हो रही है या वात से संबंधित कोई समस्या, तो उसके साथ जो दूसरी और भी समस्याएं हैं वो भी ठीक होना शुरू होती हैं। तो ये देखा होगा कि जब कभी भी प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह में या आयुर्वेद में जो हमारे पंचकर्म होते हैं, तो इनमें जब वो क्या बोलते हैं, बस्ती क्रिया कराई जाती है या पेट की सफाई के लिए और भी चीज़ें यूज़ की जाती, तो क्या होता है, कभी भी आप घर में भी देखेंगे, जब बड़ी आंत में गंदगी चिपक जाए, उसकी सफाई होगी तो बहुत भयानक दर्द होता है। जबकि गंदगी निकल रही है तो दर्द होने का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से दर्द होता है कि व्यक्ति को लगता है कि अब हमको कोई एलोपैथी दवा देकर इस दर्द को दबा दिया जाए। ठीक, तो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में आयुर्वेद में क्या करते हैं कि आपको की काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन उस दर्द को आपको बियर करना होगा। तो और उसके साथ क्या होगा कि जब गंदगी निकल रही होगी तो जो कफ वगैरह भी जमा होता है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब अग्नि तत्व बहुत स्लो हो जाएगा तो कफ की समस्या भी बढ़ जाएगी। कफ किन लोगों का जमा नहीं होता, किनको
कफ मेल्ट हो जाता है, जिनका अग्नि तत्व अच्छा है। तो मतलब जिनका पाचन तंत्र अच्छा है उनको कफ की भी समस्या नहीं होगी। तो पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया है तो उससे संबंधित औषधियाँ देकर या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उसे ठीक किया जा रहा है तो कफ संबंधी रोग जो खांसी वगैरह है ये सब भी उस समय बढ़ जाती है। फिर 3 से 5 दिन की चिकित्सा के बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग भी उभरते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों के सामंजस्य के नाम ही पूर्ण स्वास्थ्य है, क्योंकि शरीर के साथ मन जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सक मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को उसके शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और आत्मिक स्वास्थ्य या बल को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि शरीर तभी स्वस्थ होगा जब आत्मा और मन स्वस्थ होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही महत्त्व चिकित्सा, राम नाम चिकित्सा पर भी बल देती है, जिससे मनुष्य आत्म संयम सीख सके और अपनी जीवन शैली को बदलकर संपूर्ण नीचे की लाइन में संपूर्ण जीवन को उचित दिशा दे सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रियलिटी भी है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें प्रार्थना को बहुत महत्व दिया जाता है। प्राकृतिक क्यों दिया जाता है कि एक तरफ हमारे शरीर के रोग को दूर करने के लिए जो टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं उसके साथ साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में होता क्या है कि हमारा मन और आत्मा भी पवित्र होने लगते हैं। तो जब मन और आत्मा प्रार्थना में पवित्र होते हैं, जैसे ही हम प्रार्थना कौन व्यक्ति करेगा, प्रार्थना वही व्यक्ति करेगा जिसको लगता है कि अब हम पूरी तरह से ठीक हो जाएं, और दूसरे नंबर पे कि जिसे ये फील होता है कि हम प्रार्थना करते समय जहाँ कहीं हमारे जीवन में कोई गलती हो गई है जाने अनजाने, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, उससे प्रार्थना के माध्यम से हम वो क्षमा के अधिकारी बनते चले जाते हैं। स्वयं को भी क्षमा करते हैं, दूसरों को भी क्षमा करते हैं। तो ये भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य में, हमारी चिकित्सा में क्या करती है, जल्दी से हमें ठीक होने में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट लास्ट पढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन का प्रश्न ही नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता है। औषधियों को अत्यधिक हानिकारक माना जाता है, जिससे रोग कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि शरीर औषधि से नहीं बल्कि प्रकृति से निर्मित हुआ है। इसलिए पंच तत्वीय शरीर की चिकित्सा के लिए पंच तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकृति से बड़ा चिकित्सक और कोई नहीं। प्रकृति के सभी सब प्राण खाद्य पदार्थ ही औषधि हैं। शुद्ध वायु, भूख, जल आदि ही औषधि हैं, जो रोग को दूर करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कृत्रिम औषधियों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 जो हमारे पंच तत्व हैं, सबसे पहली चिकित्सा कौन सी है, ऊपर के क्रम से देखेंगे तो फास्टिंग है, कि यदि हम नियमित 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर पूरे जीवन निरोगी रहे। पहला फर्स्ट। फिर सेकेंड नंबर में वायु से संबंधित क्या था कि हम डेली 20 मिनट कम से कम चेन सिस्टम में सही वायु में प्राणायाम करें। यदि खुला वातावरण ना हो तो तुलसी का पौधा लगा ले, आसपास रखें, वहाँ प्राणायाम करें, तो प्राणवायु हमारे शरीर में शुद्ध रहेगी, ऑक्सीजन के साथ हम सांस ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है धूप। धूप क्या करना है, जब सूर्योदय के 1 घंटे बाद, और कि जो 1 घंटे तक की धूप है, मान लो 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो कितने टाइम की धूप लेनी है, 7 से 8 के बीच में कोई भी टाइम डिसाइड कर ले। केवल धूप लेने का जो समय है वो 10 मिनट है। 5 मिनट आप सामने से धूप लीजिए और 5 मिनट आप स्पाइन की तरफ बैक से धूप लीजिए। यदि 10 मिनट भी धूप डेली लेते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या है, अग्नि तत्व को पर्याप्त मात्रा में विकसित कर लेता है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद जल। जल कौन सा लेना है, चाहे आप जहाँ रहते हो, जल मिट्टी का जो घड़ा है वो रखना है। घड़े में अगर आपके पास पॉसिबल हो तो तांबे की कोई प्लेट लीजिए, उसको रात में घड़े में डाल दीजिए और सुबह उसको निकाल दीजिए, तो पूरा पानी में सारे पोषक तत्व आ जाएंगे।
और जितना पानी में जो चीज़ें ठीक नहीं हैं वो पानी से बाहर निकल जाएगी। ये है पानी के लिए सबसे सरल तरीका है पानी का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मिट्टी वाली। मिट्टी क्या है हमारा कि हम नंगे पैर मीन्स विदाउट स्लीपर अपने घर में भी चलें, और जहाँ यदि हम लोगों के पास कहीं ऐसा वातावरण हो मिट्टी वाला, हरी घास वाला, तो थोड़ी देर हम लोग उसके ऊपर चलें। तो ये क्या हो गया, पूरा हम लोगों का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया अपने आप को ठीक करने का। फिर किसी को लगता है कि कहीं पेट में कुछ समस्या है या फीवर आ गया है, तो दो चीज़ें और समझ लें कि पॉलीथीन में थोड़ी सी गीली मिट्टी अपने गमले में, जो तुलसी वगैरह की वो प्योर मिट्टी होती है, उसको गीला करके रखें और पॉलीथीन के ऊपर उस मिट्टी को जैसे ट्रे के फॉर्म में कवर करके और पेट के ऊपर रख दीजिए। देखेंगे 20 मिनट के बाद कितना भी पेट में दर्द हो नॉर्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद किसी को बहुत फीवर आ रहा हो तो क्या करना है, केवल 20 मिनट के लिए उसके पैर ठीक ठीक गर्म पानी में डिप करा दीजिए और उसके बाद पैरों को बाहर कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे हमारी पैरासीटामोल काम करती है फीवर में, बस वैसे ही उसका फीवर, जिसको भी फीवर आया है उनका फीवर ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, ये भी करने का मन ना हो तो फीवर आ जाए तो आप देखेंगे फीवर आते समय हमारा कौन सा स्वर चलता है, राइट स्वर चलता है। तो कोशिश करके चाहे करवट चेंज कराइए या फिर राइट को बंद करके लेफ़्ट से श्वास लीजिए, लेफ़्ट से श्वास छोड़िए। आप 15 से 20 मिनट जैसे ये अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा बॉडी में। बीपी लो है तो क्या करना है, गर्म पानी में पैर डालना है 20 मिनट, और जो चाय है वो कौन सी पीनी है, चाय नहीं बोलेंगे उसे कॉफ़ी बोलेंगे। 1 चम्मच कॉफ़ी ली और इसमें कम से कम 10 मुनक्के डालें। ऐसी कॉफ़ी जिसको पिलाएंगे विदिन 20 मिनट्स में बीपी नॉर्मल आ जाएगा, जिनका बहुत लो हो गया है। केवल 20 मिनट्स में, आपको ना कोई डॉक्टर के पास जाना है ना किसी से कोई दवा लेनी है। और जब ये भी ना कर पाए तो फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट करेंगे, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, और बीपी को डाउन करना हो तो उसके लिए 5 मिनट का वर्क है, लेकिन उसको बड़ी सावधानी से करेंगे। एक तो स्वर बदलने में क्या करना है कि लेफ़्ट से सांस लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है, ये बीपी को नॉर्मल कर देगा 15 मिनट में। दूसरा, जो मिड फिंगर है इसमें जो कपड़े लगाने वाली पिन होती है, ये जो नेल वाला पार्ट है बस यहाँ पर लगाएंगे दोनों साइड। और आपको जिसको भी आपने ये पिन लगाई है उसको यदि 2-3 मिनट में दर्द होने लगे तो आप हटा देंगे, आप देखेंगे उसका बीपी डाउन होने लगा है। ये केवल 5 मिनट के अंदर की प्रोसेस है बीपी को डाउन करने की। तो ये छोटी छोटी सी बस चीज़ें हैं जिनको हम लोग नॉर्मल ठीक कर सकते हैं। शरीर में कहीं कितना भी सीवियर पेन हो, 15 मिनट की थेरेपी है, जल वाली हाइड्रोथेरेपी। 2 मिनट ठंडी पट्टी, 3 मिनट गर्म पट्टी, 2 मिनट ठंडी, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म। ये पट्टी आप जैसे ही जहाँ रखेंगे वहाँ की स्वेलिंग और दर्द दूर हो जाए। ठीक, अब इसको आप पट्टी के माध्यम से रखें या जो हमारी पानी वाली बैग आती है हॉट और कोल्ड वाली, उनके साथ रख लें। तो ये सब क्या है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं हम लोगों की जिनके द्वारा हम अपने आप को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब कितने लोग हैं जिनको ये लर्न है, जो 10 के 10 नाम है। अच्छा, एक भारती मैम कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए बोलिए। स्लिप हो गई तो मेरे ना ब्लड जम गया ना घुटने पे, तो उसको मेल्ट करने के लिए क्या करना है? ब्लड अगर बहुत जम गया हो, उसको मेल्ट करना हो तो आराम से राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, केवल इतना करें। और ये जब सूर्योदय के 1 घंटे बाद कहीं बैठ के करेंगे तो आपको 1 दिन में ही इसका लाभ मिल जाएगा। अब वो बस थोड़ी देर रुकेंगे, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। अब एक बार श्रुति मैम की, आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ेंगे,
योग एंड नेचुरोपैथी, यहाँ आगे इसको भी कंप्लीट करना चाहेंगे। सुधीर थक गए हो तो कोई दूसरे को तो पढ़ने के लिए नहीं कोई बात नहीं। पढ़िए। प्राकृतिक चिकित्सा में विषहरण का महत्व। पढ़ो। पढ़िए। Importance of detoxification and naturopathy, relationship between yoga and निसर्गोपचार। role of yoga and निसर्गोपचार in the management of lifestyle related disorders। प्राकृतिक चिकित्सा में विषहरण का महत्व, योग और निसर्गोपचार के बीच संबंध, जीवन शैली संबंधी विकारों के प्रबंधन में योग, इसके बाद नहीं आ रहा, योग और निसर्गोपचार की भूमिका। प्राकृतिक चिकित्सा में विषहरण, ये क्या आ गया? विषहरण का महत्व। विषहरण क्या है? विषहरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में संचित विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है ताकि शरीर की स्वाभाविक कार्यप्रणाली पुनः सक्रिय हो सके। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका महत्व, रोग शरीर में संचित विषों के कारण उत्पन्न होते हैं। विषहरण द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। यह आंतरिक सफाई का कार्य करती है। शरीर के अंगों को कार्य करने में सहजता और ऊर्जा मिलती है। आगे नहीं आ रहा। उपवास, जल चिकित्सा, एनिमा, स्टीम बाथ आदि प्राकृतिक उपायों से विषहरण होता है। उपवास के द्वारा हमारे शरीर के विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाला जाता है। जल चिकित्सा जैसे अभी हमने बताया था फीवर वगैरह में कैसे काम करती है। फिर एनिमा जो हमारे बस्ती के का कार्य करती है। फिर स्टीम बाथ जो भाप से पूरे शरीर के पसीने से के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में विषहरण का महत्व क्या है और कैसे हमारे शरीर से विष को टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, उनके तरीके बताइए। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध, सहजीव संबंध, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों का लक्ष्य शरीर और मन को संतुलित करना है। योग से मानसिक और आत्मिक शुद्धि, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा से शारीरिक शुद्धि होती है। दोनों में रसायन रहित, प्राकृतिक और जीवन शैली आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। दोनों की समानताएं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। आसन प्राणायाम से शरीर में संतुलन, उसकी प्राकृतिक चिकित्सा हो गई। जलवायु, आहार से शरीर को शुद्ध करना। ध्यान से मानसिक शांति, उपवास व स्वच्छता से आंतरिक शांति। फिर संयमित जीवन शैली, प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली। संयमित जीवन शैली ये योग के माध्यम से है, ठीक है। और फिर प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है कि प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली। तो दोनों को कंपेयर कैसे किया है? योग में हम लोग क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, दोनों के माध्यम से शरीर में एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं शरीर और मन में। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कर रहे हैं, जल वायु आहार से शरीर को शुद्ध कर रहे हैं कि कितना हमें पानी पीना है, कब पीना है, खुली हवा में टहलना है या प्राणायाम करना है, आहार भोजन कितना लेना है, किस रोग में कैसा भोजन लेना है, और रात के समय भोजन को गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, या ये बोले कि देर रात्रि में भोजन ना करें तो स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। फिर यहाँ क्या है, योग से ध्यान से मानसिक शांति मिल रही है। यहाँ उपवास से हमें आंतरिक शांति मिल रही है। जब हम उपवास करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में खालीपन आता है, और शरीर में खालीपन आएगा तो विचारों में भी खालीपन आएगा या विचार कम होंगे। ध्यान से में क्या हो रहा है, ध्यान में भी विचार कम हो रहे हैं। तो दोनों ही मानसिक शांति का आधार बन रहे हैं, शारीरिक शांति और मानसिक का आधार बन रहे हैं। फिर संयमित जीवन शैली हमारे योग के माध्यम से कि सुबह हम एक सही समय पर योगाभ्यास कर रहे हैं, और इधर क्या है, प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली, कैसा ऋतुओं के अनुसार हम भोजन करें, अपने रोग के अनुसार कैसा भोजन करें, ये सब प्रकृति में काम कर रहे हैं। आगे देखेंगे। जीवन शैली जनित रोगों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका। जीवन शैली जनित रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, पीसीओडी, थायराइड आदि।
उपचार में भूमिका, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। योगासन से हार्मोन संतुलन, उपवास और आहार से चय अपचय सुधार, प्राणायाम से तनाव कम, प्राकृतिक चिकित्सा हो गई जल चिकित्सा में से विषहरण, ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य, मिट्टी व वायु चिकित्सा से संतुलन। ठीक है कि योग कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है और प्राकृतिक चिकित्सा कैसे सपोर्ट कर रही है। तो जब योग और प्राकृतिक चिकित्सा को एक साथ हम यूज़ करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा तो हमारा जो पूरा टाइम प्रकृति में है, ठीक है, वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आ गया। और योग का एक अपना पर्टिकुलर टाइम है, योग करने का एक समय है और योग को अपनाने का पूरा दिन है। ठीक, योग करने का एक समय होता है, लेकिन योग को जो हमने किया है वो उसको अपनाने के लिए पूरा दिन होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, उपचार में भूमिका है। फिर संयुक्त जो प्रभाव है वहाँ क्या है, शरीर मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण। तो योग हमारा जहाँ पर भी वहाँ हम लोग बोलते हैं योग इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। यही हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो भी क्या कर रही है कि पूरी थेरेपी कर रही है। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक शरीर की थेरेपी हो रही है या मन की हो रही है या आत्मा की, ओवरऑल थेरेपी हो रही है। फिर क्या है, दवाओं पर निर्भरता कम होती है। फिर जड़ से रोगों का समाधान संभव है। जड़ से रोगों का समाधान क्यों संभव है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो योग का प्रभाव हमारे सेल पर पड़ता है, एक एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो ये जड़ पर काम करता है, रूट पर काम करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमारे पंच तत्व हैं उनके माध्यम से हमारे पूरे शरीर की चिकित्सा हो रही है। तो धीरे धीरे कितना भी पुराना रोग होगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा एक समय और पूरी तरीके से अपना स्थान रोग मतलब हमारे शरीर से हट जाएगा। और क्यों हटेगा, क्योंकि वहाँ पर इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। जैसे इम्यूनिटी वहाँ पर वर्किंग में आएगी तो रोग इम्यूनिटी, मान लो प्रॉपर वे में अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन, फीमेल का आइडियल हीमोग्लोबिन है हमारा 14 है, ठीक है, 14 हीमोग्लोबिन है, 12 to 14 और बीपी नॉर्मल है, ठीक है, और शुगर का लेवल नॉर्मल है, हाइट और वेट नॉर्मल है। अब आपको लगता है कि ऐसे पर्सन को कोई डिजीज़ होगी? नहीं, ठीक है। तो कुछ हमारे क्या है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको यदि हम पूरा प्रॉपर देख लें कि फिजिकल हेल्थ को केवल ठीक कर लें तो हम उसके माध्यम से देख सकते हैं कि मेंटली व्यक्ति ठीक है। कोई व्यक्ति सही समय पर सोता हो और सही समय पर उठता हो और बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ जाती हो और बिना जगह पर उठ जाता हो, आपको लगता है मेंटली ये व्यक्ति कहीं से डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। अब सोल के लेवल पर देख लें, किसी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत ना हो, किसी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत ना हो, आपको लगता है सोल के लेवल पर ये व्यक्ति डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में वरदान के रूप में काम करती हैं। तो ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा का मिला जुला हुआ स्वरूप है। सारांश चार्ट, विषय विवरण। विषहरण का महत्व, शरीर को भीतर से शुद्ध कर रोगों की रोकथाम करता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध, दोनों मिलकर शरीर व मन का संतुलन साधते हैं। जीवन शैली रोगों में उपयोगिता, योग से मानसिक और प्राकृतिक चिकित्सा से शारीरिक उपचार। Yoga and naturopathy. Concept of health and disease in Indian systems of medical naturopathy. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा। प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य की परिभाषा। भारतीय दृष्टिकोण में स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त रहना नहीं है, बल्कि यह एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक संतुलन की स्थिति है। आयुर्वेद में कहा गया है, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु बल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्यम इतभिधीयते। जी डॉक्टर साहब, एक बार म्यूट कर दीजिए श्रुति।
देखो आप सबको मैं बता दूं, स्वस्थ, ये जो स्वास्थ्यम लिखा है ना, इस स्वास्थ्यम की जगह स्वस्थ है। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना अपनी कॉपी में। आप सब लोग इस श्लोक को जरूर लिख लेना अपने जितने भी नोटबुक आपके अच्छे से बनाते नोट्स, उसमें इस श्लोक को लिख लेना। और जो लोग याद कर सको वो इसको अच्छे से याद कर लेना। मैं इसका उच्चारण भी बोल देता हूँ, है ना। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है, चलिए, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे श्रुति में। अर्थ, स्वस्थ वही है जिसकी तीनों दोष वात पित्त कफ संतुलित हो, पाचन अग्नि ठीक हो, धातु और मल का निष्कासन सामान्य हो, और मन आत्मा व इंद्रिया प्रसन्न। ठीक है, ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हो, ये वाली जो डेफिनेशन है ये तो आयुर्वेद की डेफिनेशन लगभग, अगर आपको इसका श्लोक लर्न ना हो तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेंगे। ठीक है, और ऊपर जो डेफिनेशन है वो हम लोग किसके अनुसार देखते हैं, भारतीय दृष्टिकोण में भी स्वास्थ्य की वो परिभाषा है और किसके अनुसार है, WHO के अनुसार। ठीक, पहले WHO में क्या था कि केवल 3 डायमेंशन थे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। फिर आत्मिक भी इसमें जोड़ दिया गया या आध्यात्मिक जोड़ दिया गया, क्योंकि वो भारतीय दृष्टिकोण से उसको ऐड किया गया है। तो वो भी ध्यान रखना है स्वास्थ्य के संबंध में, पहली डेफिनेशन। फिर दूसरी जो हमारी आयुर्वेद के अनुसार है, इसको ध्यान में रखिए। प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य की संकल्पना। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर में कोई विष या विकृति न हो, सभी अंग अपने स्वाभाविक कार्य कर रहे हो, व्यक्ति प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीवन जी रहा हो, शुद्ध आहार, स्वच्छता, संयम और संतुलन से युक्त जीवन। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है। योग की संकल्पना। भारतीय पद्धति में रोग का कारण त्रिदोषों वात पित्त कफ का असंतुलन, दोषपूर्ण आहार विहार, गलत जीवन शैली, मानसिक विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, प्रकृति और ऋतु के विरुद्ध आचरण। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय, जीवन शैली में अनियमितता, प्राकृतिक नियमों की अवहेलना, शरीर की आत्मशुद्धि प्रक्रिया का अवरोध। रोग एक प्राकृतिक चेतावनी है कि शरीर संतुलन खो चुका है। जब भी रोग आता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राकृतिक एक चेतावनी, एक अलर्टनेस हमको दी जा रही है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो उसे हम कितनी जल्दी ठीक करें। रोग की अवधारणा दूसरे शब्दों में, आयुर्वेद में रोग तब उत्पन्न होता है जब त्रिदोषों वात पित्त कफ में असंतुलन होता है। यह असंतुलन गलत आहार विहार, ऋतु विरोध, मानसिक तनाव आदि से उत्पन्न होता है। रोग शरीर, मन और आत्मा तीनों को प्रभावित करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग शरीर में जमा विष का परिणाम है। यह विष प्रकृति के नियमों की उपेक्षा, अनुचित आहार, मानसिक तनाव आदि से बढ़ता है। रोग दिख रहा है, ठीक है। रोग एक प्राकृतिक चेतावनी है जो कि शरीर का संतुलन, प्राकृतिक चेतावनी है कि शरीर का संतुलन बिगड़ चुका है। तुलना सारणी। पक्ष आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा। पक्ष में आ गया स्वास्थ्य, आयुर्वेद दोष, धातु, मल, अग्नि और मन का संतुलन। विष रहित शरीर और प्रकृति अनुरूप जीवन। रोग दोषों का असंतुलन, विष का संचय व स्वाभाविक नियमों का उल्लंघन। मुख्य कारण हो गया गलत आहार विहार, मानसिक विकार। प्राकृतिक चिकित्सा हो गई जीवन शैली, तनाव, विषाक्त भोजन। उपचार पंचकर्म, औषधियां, योग। प्राकृतिक चिकित्सा हो गई उपवास, जल मिट्टी चिकित्सा, आहार सुधार, योग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर।
पढ़ेंगे। उद्देश्य, व्यक्ति को संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना, स्वस्थ बनाना, रोगों की जड़ को समाप्त करना, केवल लक्षण नहीं दबाना, प्राकृतिक संतुलन की पुनः स्थापना करना। निष्कर्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों यह मानते हैं कि रोग केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन शैली, विचार और प्रकृति से हमारे संबंध का प्रतिबिंब है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक, संतुलित और आत्मनियंत्रित जीवन अपनाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार का आधार है पंच महाभूत, 5 तत्व। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों के आधार पर जो चिकित्सा दी जाती है उसे पंचतत्व चिकित्सा या पंच महाभूत चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के पंच महाभूत एवं उनके उदाहरण। महाभूत उदाहरण चिकित्सा विधि, उपयोग, लाभ। पृथ्वी, मिट्टी पट्टी, मिट्टी स्नान, शरीर से विष को बाहर निकालता है, सूजन, बुखार, अपच में उपयोगी। जल, जल स्नान, एनिमा, कुंजल, तनो स्नान, सीट बाथ, स्प्रे बाथ। पाचन तंत्र की सफाई, विषहरण, रक्त संचार सुधार, मन की शांति। अग्नि, सूर्य स्नान, भाप स्नान, गर्म पट्टी। त्वचा को सक्रिय करना, रक्त संचालन, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना। वायु, खुली हवा में व्यायाम, प्राणायाम, ताजी हवा में रहना, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना, ऑक्सीजन की पूर्ति, मानसिक शांति। आकाश, उपवास, शांत वातावरण, मौन साधना। इसका स्क्रीनशॉट सबने अगर ले लिया है तो ठीक है, नहीं अभी बस लास्ट पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। कल शायद पढ़ा था, अगर लिया है कल तो ठीक है, नहीं लिया तो अभी ले लीजिए। बोलिए। शरीर को आराम, आत्मशुद्धि, पाचन तंत्र का सुधार, मानसिक स्थिरता। मैम इसमें ये तनो स्नान क्या होता है? ये तो हमें भी नहीं एक पता और है। स्नान तो हमें पता है, ये तो हम खुद ही नहीं पता है कि ये एक्स्ट्रा में लिखा है कि गलत लिखा है। कभी कभी प्रयोग होता है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध जो स्नान है ना, हाँ। वो आपको अभी फोटो में दिखाएंगे, इसके बाद जो स्लाइड चलेगी। सबके पास इसका स्क्रीनशॉट है तो ठीक है, अदरवाइज ले लीजिए। फाइल भेजिए ना चारा जी ने। नहीं, कुछ चीज़ों को अलग से रख लिया करें, क्योंकि पूरा कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो बेसिक चीज़ों को देख लिया करें। चलिए पढ़ेंगे निष्कर्ष। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि जब हम इन 5 तत्वों से बने हैं तो इन्हीं के द्वारा हम रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं। ये उपचार रसायन रहित, सस्ते और शरीर के स्वाभाविक उपचार तंत्र को सक्रिय करने वाले होते हैं। ये देखिए डरावने लोग बाबा रामदेव जी तो ठीक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ इनकी नौली अभी भी चल रही है, ठीक है। बाकी तो सब डरावने लग रहा है। ये मिट्टी चिकित्सा चल रही है। ये पेट पर देखेंगे पट्टी कैसे रखी हुई है, ठीक, पूरे गर्दन के पास से पूरे पेट तक के निचले हिस्से तक मिट्टी पट्टी की जा रही है, मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है। ये एक न्यूज़पेपर की किसी भी मिट्टी से हो जाएगा या फिर नहीं, पर्टिकुलर कोई किसी भी होता है? मिट्टी से नहीं करना है, किसी भी मिट्टी से करने से कुछ लाभ नहीं होगा। उसके बारे में आपको कुछ अभी पहले ये देख लीजिए, फिर बता देते हैं। अभी इसमें लास्ट में 2 लिंक हैं, इन्हीं के वीडियोस हमने बना रखे हैं मिट्टी चिकित्सा के, आपको लास्ट में इसी स्लाइड में मिल जाएंगे, जिसको आप दबाएंगे तो वो चिकित्सा प्रोग्राम देख रहे हैं, हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। स्टीम बाथ है एक तरफ, देख रहे हैं कैसे वो चैम्बर में पर्सन बस सिर पर कपड़ा रखा हुआ है मोटा टॉवेल जैसा, और गर्दन के पास, बाकी पूरा शरीर चैम्बर के अंदर है। फिर ये देख रहे हैं, ये हम लोगों ने बात की थी ना कटी स्नान की, कि टब में कैसे बैठे, ये बात कर रहे हैं। जो नाभि वाला हिस्सा है ये इस तरह से बैठे कि वहाँ वो पानी नहीं जा रहा है, ठीक है, और घुटने से नीचे वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ। रीढ़ स्नान देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, स्पाइन
को हेल्दी रखने के लिए रीढ़ स्नान दिया जा रहा है, स्पाइनल बाथ। फिर देखेंगे जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। फिर ये अब टाइम आपका हो गया है, ठीक है, तो अब एक बार हम बस इसको फास्ट पढ़ेंगे और क्लोज मतलब 2-4 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए ना, ये आज विषय खत्म हो जाएगा तो कल आयुर्वेद का चल जाएगा बस, लेकिन टाइम हो गया है मन भैया। कोई चलिए बात नहीं, श्रुति मैम, विषय फिर रह जाएगा। वो है क्या 2-3-4-5 स्लाइड्स? एक मिनट हेमंत भैया। अच्छा चलिए इसको देखते हैं। आकाश महाभूत द्वारा जो चिकित्सा है, युक्ति युक्त उपवास, उपवास की तैयारी, उपवास के प्रकार और उपवास को तोड़ना कैसे है। तैयारी पहले करना है, फिर प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, और उपवास जब हम जिस दिन तोड़ने जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना है ताकि हम उपवास का पूरा फ़ायदा ले सकें, लाभ ले सकें। तो सबसे पहले देख रहे हैं, अगर नीचे से देखें तो प्रातःकालीन उपवास, सायंकालीन उपवास, एकाहार उपवास। प्रातःकालीन उपवास का मतलब हमने सोचा कि अगर पेट हमारा ठीक नहीं है तो आज हमने सुबह से 12 बजे तक कुछ भी नहीं लिया, लिक्विड पानी में नारियल पानी, नींबू पानी, शहद या जो भी हमें लेना है लिक्विड में ले लिया। फिर सायंकालीन उपवास कि अब शाम को हम भोजन नहीं करेंगे, ये भी उपवास हो सकता है। एकाहार उपवास का मीन्स हुआ कि एक दिन हमने केवल एक ही चीज़ ली। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो एकादशी या हफ्ते में जो व्रत करते हैं 1 वीक में, तो एकाहार उपवास का मतलब केवल एक चीज़ पर रहे, वो नारियल पानी, नींबू पानी, जिसका भी उन्होंने, दूध पर केवल रहे, या जो तक मट्ठा होता है उसको लिया, या गर्म पानी में घी को लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकाहार उपवास में, या कोई एक फल खाया हमने, वो सब एकाहार उपवास में आते हैं। एक आहार लिया हमने, या दाल का पानी लिया, मूंग की दाल का, ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो भी आप लेना चाहें, जिसकी आपको ज़रूरत लग रही हो वैसा उपवास में आप आहार ग्रहण करें। फिर रस उपवास में जो आपको शरीर में जिस रस की आवश्यकता, मतलब जो आपके रोगों के अनुसार जिस रस की आवश्यकता हो वो जूस ले सकते हैं। फिर फल उपवास में यहाँ पर जो आपके रोगों के अनुसार जिस फल की आवश्यकता हो वो फल ले सकते हैं। फिर दुग्ध उपवास, केवल गाय के दूध को भी ले सकते हैं, ये भी एक दिन के उपवास में लिया जा सकता है, केवल एक आहार में जा रहे हैं। फिर मट्ठा उपवास, ये सब एक आहार की बात हो रही है यहाँ पर, कि मट्ठे को हम पूरे दिन में जब भी हमें लगे कि तेज़ भूख लग रही है तो हमने मट्ठे का सेवन किया। फिर पूर्ण उपवास का मतलब होता है, कई बार केवल हम पानी पीकर उपवास करते हैं और कई बार होता है कि हम बिना पानी के उपवास करते हैं, वो भी है। फिर साप्ताहिक उपवास, वीक में एक बार करते हैं। फिर लघु उपवास का मतलब, लघु उपवास में ये है कि हमने एक बार भोजन लिया है तो अब हम उसके बीच में, दूसरे भोजन के बीच में, एक से दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे 5 घंटे की प्रॉपर दूरी मेंटेन करेंगे। फिर है इसके बाद कड़ा उपवास। कड़े उपवास में वही है जिनको बोलते हैं कि पानी भी नहीं पी रहे, वो सब कड़े उपवास में आ गए। फिर टूट उपवास, ये हेमंत भैया टूट उपवास तोड़ने वाले आ गए, ये कौन से उपवास है ये हमको नहीं पता है। दीर्घ उपवास पता है, ठीक है। दीर्घ उपवास का मतलब होता है जब किसी को लंबे समय से कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, तो वहाँ पर दीर्घ उपवास कराए जाते हैं। 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने, किसी एक फल पर या कोई एक रस पर या कोई भी एक आहार चूज़ किया जा रहा है या कोई एक समय निश्चित किया जा रहा है, वो सब कहाँ पर होता है, दीर्घ उपवास में। वो डिजीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना पुराना रोग है, रोग के अनुसार आपको आहार का निर्धारण किया जाएगा कि कौन सा आपको आहार देना है और किस समय पर देना है, ये है दीर्घ उपवास में। तो नेचुरोपैथी में मोस्टली जो दीर्घ उपवास का मतलब है 3 महीने बड़े उसमें आते हैं, जो पुराने रोग हैं उनको दूर करने के लिए दीर्घ उपवास का के बारे में बताया जाएगा, पूरी तैयारी करवाई जाएगी। फिर उसके बाद रोग के अनुसार, जैसे मान लो उपवास के प्रकार में कौन सा करवाना है, तो दीर्घ उपवास कराना है, तो जीर्ण रोगों में दीर्घ उपवास का चूज़ किया। फिर उपवास को तोड़ना कैसे, पहले तो हमने इनमें से लेना क्या है भोजन, वो हमारे उपवास के दौरान। फिर उपवास तोड़ने के समय बहुत सावधानी रखी जाती है कि जब भी हम अपना उपवास जब खोलने जा रहे हैं तो हम कभी भी सॉलिड भोजन ना करें, या तो फलों का रस लें। फिर फलों के रस लेने के बाद क्या करना है कि एक टाइम के बाद दूसरे समय पर हमें क्या लेना है, मूंग की दाल का पानी, फिर एक
जब तीसरे टाइम का जो भोजन है या दूसरे दिन जब भोजन करें तब क्या लेना है, जौ का दलिया या हरी सब्जियां, ऐसे करके मतलब अगर हमने 3 महीने का उपवास रखा है तो दूसरे दिन भोजन नहीं करना है, कम से कम 1 से 5 दिन तक धीरे धीरे डाइट को मेंटेन करना है, ताकि फिर उसके बाद सॉलिड भोजन में आएंगे, तो फिर जो हमने उपवास किया है उसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। अब देख रहे हैं वायु चिकित्सा, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। फिर सूर्य चिकित्सा कैसे कर रहे हैं कि सिर पर हमने पट्टी रख रखी है, सामने से नाभि पर हमारे नाभि पर सूर्य की किरणें पड़े और फिर हम पेट के बल लेटेंगे, तो जो रीढ़ की हड्डी है लेटे या बैठे, ताकि वहाँ पर भी सूर्य की किरणें पड़े और हमारे पूरे शरीर की थेरेपी हो जाए। चलिए अब पढ़ेंगे। श्रुति मैम पढ़ना चाहे तो आप पढ़े, थक गए हो तो किसी और पढ़े, बस अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि खत्म हो जाए। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? दोष, धातु, मल का संतुलन और प्रसन्न मन। सी, हाँ ठीक है, ऐसे ही पढ़ा, ठीक है आपने सही पढ़ा। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग किसका परिणाम होता है? इसका आंसर नहीं आ रहा। सी है, सी, शरीर में जमा विष का। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है? शरीर की स्वशुद्धिकरण शक्ति को सक्रिय करना। आयुर्वेद में कितने दोषों के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना जाता है? 3। प्राकृतिक चिकित्सा में निम्न में से किसका उपयोग उपचार हेतु नहीं होता? रासायनिक दवाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में विषहरण के लिए मुख्य उपाय क्या है? उपवास और प्राकृतिक आहार। निम्न में से कौन सी स्थिति स्वास्थ्य नहीं मानी जाएगी? मन उद्विग्न और तनावग्रस्त। प्राकृतिक चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? शरीर की आत्म चिकित्सा शक्ति। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए प्रसन्नात्मोन्द्रिय मना का क्या अर्थ है? इंद्रियों और मन का प्रसन्न रहना। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को माना जाता है शरीर की चेतावनी। शरीर की चेतावनी। फिर क्या है? मिट्टी पृथ्वी चिकित्सा मड थेरेपी पर हमारे कुछ वीडियोस हैं, अब देख लेना, अगर हेमंत भैया के हैं या किसके हैं तो आप इनमें देखें। चलिए अब करेंगे। मेरे ही हैं सारी, इसमें विधि बता रखी, मिट्टी शोधन की, कैसे तैयार करना है, किधर से मिट्टी लानी है, वो सारी चीजें आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक लिंक में डाल दी है। तो 3 वीडियोस हैं। 2 कल आप सब लोगों ने ग्रुप में देखे होंगे। 2 अलग अलग डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यू लिए, वो दोनों नेचुरोपैथ हैं, मतलब डॉक्टर नेचुरोपैथी के हैं। तो आप लोग उनको भी देखेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा और अच्छे से समझ पाएंगे। एक महिलाओं के रोगों से संबंधित था और एक मित्र रोग, हमारे मित्र हैं शत्रु नहीं, उस पर था ना, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी का। तो वो दोनों लिंक भेजे हैं, आपको फुर्सत मिले तो कल परसों संडे रखवा दिया हमने आपकी सुविधा के लिए। तो इस बार से क्या करेंगे, सैटरडे के बाद अगले दिन संडे ही आपको मिलेगा हमेशा, जब भी आप देखोगे अपने कैलेंडर। ठीक है ना? संडे ही मिलेगा, कंफर्म है। तो संडे रखवा दिया परसों आपकी सुविधा के लिए। तो आप इन लिंक से अपने जो कल 2 लिंक्स भेजे थे उनको आप देख करके प्राकृतिक चिकित्सा को और आत्मसात कर सकते। तो इतनी ही बातें कहता था सर, किससे शांति पाठ कराना है? कोई और संदेश हो तो बताइए। नहीं, अब हेमंत